नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास पर बात करने वाले हैं। 1949। ये लिखा तो गया था 1949 में, पर इसकी बातें आज भी चौंका देती हैं। हमारे पास इसका एक छोटा सा खाका है और एक रेडिट कमेंट भी है इस पर। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सोचिए एक दुनिया, ओशिनिया, जहाँ बिग ब्रदर नाम की कोई चीज है जो हर वक्त आपको देख रही है। पार्टी का कंट्रोल इतना ज्यादा है कि उन्होंने न्यूज स्पीक नाम की एक नई भाषा ही बना डाली। हाँ, भाषा ही बदल दी। ताकि लोग ठीक से सोच भी ना पाएं। और फिर है डबल थिंक। जी। यानी एक ही वक्त में दो बिल्कुल उल्टी बातें मानना। अजीबोगरीब नारे भी हैं वहां। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं युद्ध ही शांति है। हाँ, और स्वतंत्रता गुलामी है। अज्ञानता ताकत है। ये सब कितना कितना उल्टा है। सही में। और ये माहौल जानबूझकर बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि बस हो गया। इसका मकसद ही है लोगों की सोच को, उनकी सच्चाई को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देना। जैसे न्यूज स्पीक को ही लें। अगर आपके पास बगावत या आज़ादी जैसे विचारों के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे तो आप सोचेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल, ये भाषा के जरिए सोच पर क्या कहते हैं, ताला लगाने जैसा है। और डबल थिंक, वो तो लोगों को पार्टी के हर झूठ को सच मानने पर मजबूर करता है, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। इसी दुनिया में रहता है विंस्टन स्मिथ। वो सत्य मंत्रालय में काम करता है। नाम देखिए, सत्य मंत्रालय। जी, नाम बड़े विडंबनापूर्ण है। उसका काम है पुरानी खबरों और रिकॉर्ड्स को बदलना, इतिहास को पार्टी के हिसाब से ठीक करना। लेकिन अंदर ही अंदर विंस्टन को ये सब पसंद नहीं। वो छुपकर एक डायरी लिखता है, ये जानते हुए कि अगर पकड़ा गया तो सजा मौत है। ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ अपनी पहचान, अपने सच को बचाने की एक कोशिश है। हाँ। एक ऐसी दुनिया में जहां सच को रोज बदला जा रहा है, वहां अपनी यादों, अपने विचारों को लिखना या अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। ये दिखाता है कि सच को दबाना चाहे भी तो कितना मुश्किल हो सकता है, कम से कम अंदर से। फिर विंस्टन की जिंदगी में जूलिया आती है। दोनों पार्टी के नियम तोड़ते हैं, छुपकर मिलते हैं, प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो ब्रदरहुड नाम के किसी गुप्त विद्रोही ग्रुप से जुड़ गए हैं, और वो ओब्रायन नाम के एक पार्टी ऑफिशियल पर भरोसा करने लगते हैं। हाँ, ओब्रायन। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। वो ओब्रायन असल में थॉट पुलिस का एजेंट निकलता है। थॉट पुलिस विचारों की पुलिस। जी, ये धोखा बहुत कुछ बताता है। ऐसे राज में जहां सरकार का कंट्रोल हर चीज पर है, वहां भरोसा, प्यार, दोस्ती, ये मानवीय भावनाएं भी हथियार बन सकती हैं। सही कहा। सरकार इनका इस्तेमाल कर सकती है आपको तोड़ने के लिए। कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता, हर चीज निगरानी में है। और फिर जैसा डर था, विंस्टन और जूलिया पकड़े जाते हैं। विंस्टन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव, एक और नाम जो कि बिल्कुल उलट है। हाँ, प्यार का मंत्रालय, जहाँ यातना दी जाती है। यहाँ उसे भयानक टॉर्चर झेलना पड़ता है, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और कहानी का जो सबसे भयानक हिस्सा है वो है रूम 101। उफ, रूम 01। हर कैदी के लिए ये कमरा अलग होता है। उसे वहां उसके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। विंस्टन के लिए वो डर था चूहे। बिल्कुल। और रूम 101 सिर्फ शारीरिक दर्द देने की जगह नहीं है, ये इंसान की हिम्मत, उसकी वफादारी, उसके सिद्धांतों को पूरी तरह से तोड़ने का एक तरीका है, एक औजार है। हाँ, विंस्टन टूट जाता है। उस कमरे में जब वो चूहों का सामना करता है तो वो चीखता है, वो कहता है ये मेरे साथ मत करो, जूलिया के साथ करो। जी। और बस उसी पल वो अपनी इंसानियत, अपना प्यार, अपना विद्रोह सब कुछ हार जाता है। जब वो आखिर में रिहाव होता है तो वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान है। वो सचमुच बिग ब्रदर से प्यार करने लगता है। कहानी का अंत बहुत ही निराशाजनक, डरावना है। बिल्कुल। ये उपन्यास यही दिखाता है कि जब सत्ता पर कोई अंकुश ना हो, जब निगरानी हर पल, हर जगह हो, जब इतिहास और यहाँ तक कि भाषा को भी कंट्रोल किया जाने लगे, तो इंसान की अपनी पहचान, उसकी इंसानियत कैसे मिट सकती है। हाँ, ये एक तरह की चेतावनी है। हाँ, और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं लगती। जैसे वो रेडिट टिप्पणी में किसी ने लिखा था, ऑरवेल ने सत्ता के काम करने के तरीके को गजब तरीके से समझाया। कैसे डर, निगरानी और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया सच समाज को बिना जंजीरों के गुलाम बना सकता है। और फिर वो लिखते हैं, ऐसा लगता है ये एक चेतावनी थी जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्ता, कंट्रोल और व्यक्ति की आजादी पर एक बहुत
बहुत गहरी सोच है। जी, ये हमें याद दिलाता है कि सच और हमारी यादें कितनी नाजुक हो सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें सोच समझकर, योजना बनाकर मिटाने की कोशिश की जाए। और भाषा पर कंट्रोल, वो तो असल में विचारों पर कंट्रोल करने जैसा है। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब। आज की दुनिया में ये जो डिजिटल दुनिया है, जहां हमारा डेटा लगातार इकट्ठा हो रहा है, जहां निगरानी के नए-नए अदृश्य तरीके आ गए हैं, क्या 1984 में दिखाया गया वो कंट्रोल का तरीका शायद किसी नए रूप में पहले से कहीं ज्यादा असली, ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है?